गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका टॉपिक है जनसंख्या का वितरण जनपूर्ण व जनशून्य क्षेत्रों में। ये मानव भूगोल का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या का। तो इसमें सबसे पहले हम जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। उसके बाद में जनपूर्ण और जनशून्य क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इस पे बनता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके अंतर्गत जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हमारी जनसंख्या ज़्यादातर जहाँ मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, पहाड़ी क्षेत्रों में कम मिलेगी। तो इसमें असमान, पूरी धरती के ऊपर असमान वितरण पाया जाता है। मोटे रूप में विश्व की 50% जनसंख्या है वो केवल 50% जनसंख्या ये केवल और केवल 5% भूभाग पर निवास करती है, जबकि दूसरी ओर 50% भूभाग पर केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। तो यानी कि केवल 5% भूभाग ऐसा है जिस पे 50% संसार की जनसंख्या निवास करती है और 50% भूभाग पर केवल और केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण वहाँ पाई जाने वाली जलवायु, प्राकृतिक स्थिति और संसाधन, भूमि की भरण पोषण की शक्ति और आवागमन के मार्गों की सुविधा आदि घटकों पर निर्भर करती है। अधिकतर व्यक्ति वहीं रहना पसंद करते हैं जहां उनको जीविकोपार्जन की सुविधा मिलती है। जहां पर उनको भरण पोषण के लिए जीविका मिलती है वहीं पर मनुष्य रहना पसंद करता है। अधिकांश कृषि प्रधान देशों में जनसंख्या का जमाव वही होता है जहां कृषि योग्य भूमि, तो सबसे पहले पुराने टाइम में कृषि योग्य भूमि, पर्याप्त जहां वर्षा हो और सामान्य गर्मी, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी हो, और समतल भूमि। इसके अलावा समतल भूमि किसके लिए? खेती करने के लिए। तो और जब समतल भूमि होगी तो वहाँ आवागमन के साधन भी होने चाहिए। तो उस स्थान पर जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलेगा। कृषि भूमि जहाँ पर पर्याप्त वर्षा हो और गर्मी मौसम बिल्कुल अनुकूल हो कृषि के लिए, आवागमन के साधनों की प्रचुरता हो, वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी। इसके विपरीत औद्योगिक देशों में जनसंख्या का निवास विशेषकर खनिज, औद्योगिक या व्यापार केंद्रों में होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में चूँकि उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तत्व भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इस हिसाब से जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? मैदानी भागों में जहाँ पर उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त वर्षा होती है, सामान्य गर्मी होती है, और मैदानी भाग और जहाँ पर आवागमन के साधन उपलब्ध हों। इसके अलावा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों पर तथा इसके अलावा कुछ धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थानों पर जनसंख्या का वितरण अधिक मिलता है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें सबसे पहला मुख्य कारक है जो जलवायु, अनुकूल जलवायु। ये जो अनुकूल जलवायु है यानी कि फेवरेबल क्लाइमेट, अगर स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे तो इंग्लिश का लेक्चर मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन कुछ एक टर्मिनोलॉजी जो है वो मैं इंग्लिश की भी यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि बाइलिंगुअल होने से स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे। तो अनुकूल जलवायु यानी कि फेवरेबल क्लाइमेट, जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मनुष्य उन्हीं भागों में रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु उसके स्वास्थ्य और उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल हो। यानी कि एक तो हेल्थ के लिए जलवायु अच्छी हो, स्वास्थ्यवर्धक, और उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए अनुकूल हो। यही कारण है कि सबसे पहले मानव का विकास
कर्क रेखा और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य के भागों में हुआ। यानी कि ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर, और ये जो कर्क रेखा हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और इसके बाद में ये जो 40 डिग्री का क्षेत्र है। तो यानी कि जनसंख्या का जमाव यहाँ से लेके और यहाँ तक के क्षेत्र में सर्वाधिक यहाँ पाया जाता है। ये अधिक जनसंख्या पाई जाएगी यहाँ पर। अधिक जनसंख्या इन भागों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है और यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए अनुकूल जलवायु है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। तो और यहाँ वर्षा भी होती है और न ही यहाँ अधिक वर्षा होती है और न ही अधिक सूखा पड़ता है, तथा कार्य करने में तापमान सदैव ही उपयुक्त रहता है। किंतु इसके विपरीत उष्ण कटिबंधीय वनों में तीव्र गर्मी, सदा वर्षा, ये जो भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है, इसमें सदा वर्षा होने के कारण प्रति वर्ग किलोमीटर में 10 से भी कम मनुष्य निवास करते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक व अंटार्कटिक महाद्वीप में यानी कि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक व अंटार्कटिक महाद्वीप में भी अत्यधिक शीत, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है के कारण केवल एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। यहाँ पर भी जनसंख्या बड़ी विरल पाई जाती है। इसके अलावा सिंधु और गंगा का मैदान, जहाँ पर शताब्दियों से उत्तम जलवायु के कारण घना बसा है। सिंधु और गंगा का मैदान क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि मैदानी क्षेत्र, जलवायु उत्तम, आवागमन के साधन, पानी की उपलब्धता, इन सब कारणों की वजह से गंगा और सिंधु घाटी में सिंधु और गंगा का मैदान है, वहाँ पर शुरू से ही प्राचीन काल से ही जनसंख्या का घनत्व दूसरे स्थानों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। तो प्रोफेसर हंटिंगटन ने इस बारे में क्या कहा? वर्तमान काल में जिन भागों में अत्यधिक ऊंची सभ्यता और आर्थिक उन्नति पाई जाती है, उसका एकमात्र कारण वहाँ पाई जाने वाली जलवायु है। इसने सबसे मुख्य रूप से इसको जलवायु को सबसे महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि कुछ भागों में अस्वास्थ्यकर जलवायु ही मनुष्य को आलसी, निर्बल, अकुशल बना देती है, किंतु दूसरे देशों के निवासी उत्तम जलवायु के कारण बड़े ही फुर्तीले, उत्साही और कार्य करने में बड़े दक्ष होते हैं। तो यानी कि जलवायु के आधार पर ही जनसंख्या का घनत्व है। ठीक है। यानी कि जलवायु अच्छी होगी तो जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। इसके अलावा दूसरा जो है, और कठोर जलवायु होगी, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक का मैंने उदाहरण दिया, वहाँ पर जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, तो वहाँ की जलवायु बड़ी विकट और बड़े ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है, तो वहाँ पर जलवायु की वजह से कम लोग बसे हैं। दूसरा है भूमि का स्वरूप। भूमि, अब जलवायु के बाद में भूमि का स्वरूप यानी कि मैदानी क्षेत्र होंगे, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक मिलेगा। जहाँ ऊबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन या पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा। तो इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार से होती है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 1/10 भाग, ये जो 1/10 भाग है, उन प्रदेशों में निवास करता है जो साधारणतः समुद्र तल से 600 मीटर से कम ऊंचे हैं। यानी 600 मीटर से
कम ऊंचे क्षेत्रों में 1/10 जनसंख्या का 1/10 भाग निवास करता है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन निर्वाह की सुविधाएं सबसे अधिक पाई जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में लोग इसलिए निवास करते हैं कि वहाँ पर जन सुविधाएं सबसे अधिक पाई जाती हैं। विस्तृत भूतल सपाट होने के कारण आवागमन के मार्गों की सुगमता और कृषि, पशुपालन, औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने के कारण मैदानों में जनसंख्या का जमाव घना होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही नदियों के मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो मैदानी जो भाग हैं, मैदानी भाग जो हैं वो बड़े जनसंख्या की दृष्टि से अधिक जनसंख्या होगी। अधिक जनसंख्या क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता है, वहाँ पर समतल मैदान है, समतल पानी है ना, आवागमन के साधन, है ना, और वहाँ की अन्य सुविधाएं भी बड़े आसानी से मिल जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर मैदानी भागों में या नदियों के मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वर्तमान समय में प्राय सभी बड़े बड़े नगर, औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र जो वास्तव में घनी जनसंख्या के जमाव हैं, मैदानों में ही स्थित पाए जाते हैं, जबकि अन्य उच्च पर्वतीय प्रदेश निर्जन हैं। ऊंचे पहाड़ी प्रदेशों की आर्थिक उन्नति अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि न तो वहाँ खेतीबाड़ी हो सकती है और न ही उद्योगों का विकास हो सकता है और न ही उत्तम मार्गों की सुविधा हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ना तो खेतीबाड़ी के लिए मैदानी क्षेत्र नहीं है, ज़मीन नहीं है, उद्योग स्थापित करने के लिए मैदानी समतल भूमि चाहिए, वो नहीं है, और मार्ग बनाने के लिए भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों ये जो पहाड़ी प्रदेशों के विपरीत जहाँ मैदान होते हैं, वहाँ भूमि उपजाऊ हो तो जनसंख्या घनी होती है, क्योंकि वहाँ खेतीबाड़ी, उससे संबंधित उद्योग पनप सकते हैं और मार्गों की सुविधा होने के कारण व्यापार में उन्नति भी होती है। तो मैदानी क्षेत्र जो है जनसंख्या के वितरण के लिए सबसे उपयोगी माने जाते हैं। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट है भूमि की उर्वरा शक्ति और जीवन निर्वाह के साधनों की सुविधा। इसके अंतर्गत मैंने सब पार्ट्स लिए हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति के और जीवन निर्वाह के साधनों की सुविधा। तो सबसे पहले इसमें मैंने कृषि के ऊपर चर्चा करेंगे। भूमि की उर्वरा शक्ति भी किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या को आकर्षित करती है। जिन भागों में भूमि उपजाऊ होती है, वहाँ मनुष्य खेती करके अपना जीवन निर्वाह बड़े आसानी से कर लेता है। खेतीबाड़ी के लिए उपजाऊ भूमि, जल और गर्मी की आवश्यकता होती है। गर्मी की मतलब कि अनुकूल जलवायु, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। जिन प्रदेशों में ये तीनों ही बातें मिल जाती हैं, वहाँ खेतीबाड़ी बड़े आसानी से और बड़े विस्तृत रूप में की जाती है, जिसके कारण जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। जहाँ खेती के योग्य ज़मीन नहीं होती, वहाँ पर आखेट और लकड़ी काटी जाती है। खेती के अतिरिक्त मनुष्य अपने भरण पोषण के लिए अन्य उद्योग धंधों में भी लगे रहते हैं। जैसे प्राचीन समय से की बात कर रहे हैं, लकड़ी काटना, पशु चराना और शिकार करने में जो लोग लगे रहते हैं, उनकी जनसंख्या का घनत्व कम होता है, क्योंकि एक स्थान के वन अथवा घास समाप्त हो जाने पर उन्हें विवश होकर दूसरे स्थानों पर प्रस्थान करना पड़ता है। तो ये जो आखेट और लकड़ी काटने वाले, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाएगा एज कम्पेयर टू कृषि वाले क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी काटेंगे तो वन खत्म होते जाएंगे। प्राचीन काल में है, अब तो लकड़ी काटना प्रतिबंधित है। लकड़ी काटेंगे, वहाँ की खत्म होगी तो आगे वाले क्षेत्र में चलते जाएंगे। पशु चराने के लिए एक जगह का चारा खत्म हो गया, दूसरी जगह जाएंगे। शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे जगह जाते रहेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर
क्योंकि ये एक तरह से घुमक्कड़ टाइप के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व कृषि वाले क्षेत्रों की अपेक्षा कम पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा है पशुपालन। शिकारियों की भांति पशुपालकों को भी अपने पशुओं के लिए बहुत लंबे चौड़े प्रदेशों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब उनके पास मैदान होना चाहिए, खुला घास के मैदान हैं या पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए जगह हो, क्योंकि यदि चरागाहें अच्छे होते हैं तो पशु चराने वाली जातियां वहां स्थायी रूप से रहती हैं, अन्यथा चारे की खोज में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता है। अतः चरवाहे बहुत समय तक एक ही स्थान पर टिककर नहीं रह सकते। अगर उनको चरागाह अच्छे मिल जाएं जब, तो वो रुक जाते हैं, और अगर चरागाह अच्छे नहीं मिलेंगे तो एक स्थान वहाँ का जो है वहाँ चराने के बाद में फिर वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसके बाद में इसी का सब पॉइंट जो चौथा पॉइंट है, ये वाला जो खान खोदना एवं उद्योग स्थापित करना, माइंस एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए किसी तो अब जहाँ पर माइनिंग मिलेगी, कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा, तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलेगा। जहाँ उद्योग धंधे स्थापित होंगे मैदानी क्षेत्रों में, वहाँ भी जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलेगा। तो किसी स्थान पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों अथवा शक्ति के साधनों के कारण भी वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक हो जाता है। जिन भागों में खनिज पदार्थ विशेषकर कोयला और लोहा मिलता है, वहाँ क्रमशः जनसंख्या का जमाव अधिक होता है, क्योंकि खानों में काम करने के लिए निकटवर्ती भागों से मनुष्य आकर वहाँ पर बस जाते हैं। इन खनिजों के कारण वहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं। एक कारखाने में जितने मूल्य का माल तैयार होता है, उतने मूल्य की पैदावार 1000 एकड़ ज़मीन पर भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो खान जहाँ पर माइंस होंगी, जैसे पुराने टाइम में लोहा और कोयले की, और ये लोहा और कोयला जहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो वहाँ खान में काम करने वाले लोग, आसपास के लोग आके वहीं पर बस जाते हैं और वो वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो जाती है। जहाँ पर लोहा और कोयला मिलेगा तो उसके ऊपर आधारित उद्योग वहाँ पर स्थापित हो जाएंगे। क्यों? कोयला और लोहा को परिवहन करने में काफ़ी मोटा खर्चा करना पड़ता है, तो उद्योग धंधे भी यही कोशिश करते हैं जिनमें कोयले और लोहे की आवश्यकता होती है, तो वो उद्योग धंधे उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ही स्थापित हो जाएं, तो उद्योग भी स्थापित होंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। चौथा मेन पॉइंट है आवागमन के मार्गों की सुगमता। जहाँ पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग अगर अच्छे होंगे तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलेगा। जहाँ पर आवागमन के मार्ग नहीं होंगे तो वहाँ पर भी जनसंख्या कम निवास करेगी। जीवन निर्वाह के साधनों की उपलब्धता और जलवायु के बाद किसी स्थान की जनसंख्या के वितरण पर वहाँ पाई जाने वाली परिवहन की सुविधाओं का भी प्रभाव पड़ता है। मानव स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है, अतः वह एक स्थान पर बंद कर नहीं रह सकता, किंतु इस प्रकार और आवागमन के अच्छे मार्गों की आवश्यकता होती है। जहाँ अच्छे आवागमन के मार्ग हैं, वहाँ उन स्थानों पर मनुष्य ज़्यादा रहना, वहाँ पर ज़्यादा बसावट होगी। जहाँ पर आवागमन के मार्ग नहीं है, वहाँ पर बसावट कम मिलेगी। विश्व के सभी बड़े बड़े नगर आवागमन के मार्गों के केंद्र पर ही स्थित हैं, जहाँ थोड़ी सी सीमित भूमि में भी लाखों करोड़ों व्यक्ति रहते हैं। विश्व की 1/10 जनसंख्या लगभग 100 से भी कम बड़े नगरों में निवास करती है। ये जो है विश्व की 1/10 जनसंख्या 100 से भी कम बड़े नगरों में, 100 से भी कम बड़े नगरों में रहती है, जो मार्गों के केंद्र पर स्थित हैं, जो कि सड़क मार्गों से, रेल मार्गों से सीधे कनेक्टेड है। इसके बाद में सामाजिक घटक भी बड़े महत्वपूर्ण हैं जनसंख्या के वितरण के लिए। जनसंख्या के वितरण पर कई औद्योगिक कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के आर्थिक जीवन की उन्नति के लिए जातीय गुण, धर्म, सामाजिक परंपराएं तथा शासन प्रबंध भी बड़ा सहयोग देते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहना
पसंद नहीं करेगा जहां उसकी जान व माल की सुरक्षा का उचित प्रबंध न हो। मतलब जो स्थान सुरक्षित होंगे रहने की दृष्टि से तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी, और असुरक्षित स्थानों पर मनुष्य रहना पसंद नहीं करता। शक्तिशाली और न्यायपूर्ण शासन जो प्रजा की रक्षा करते हुए उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करा सके, जनसंख्या की वृद्धि के लिए बहुत ही सहायक हुआ करते हैं। इसमें मैंने मंगोलिया का एग्जाम्पल दिया है। मंगोलिया जो है ये मंगोलिया में कोई संगठित और शक्तिशाली शासन न होने के कारण वहाँ डाकुओं और चोरों की भरमार रहती है, जिसके कारण बहुत ही कम बाहरी लोग वहाँ जाना और रहने का साहस करते हैं। अतः मनुष्य का सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण भी किसी स्थान की जनसंख्या को केंद्रित करने अथवा बिखेरने में बड़ा सहायक होता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हमने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की। ये बहुत इम्पोर्टेंट और एक जर्नल टॉपिक भी है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से अटेम्प्ट करेंगे। तो प्रभावित सबसे मुख्य रूप से अनुकूल जलवायु, फिर उसके बाद में भूमि का स्वरूप, फिर उसके बाद में तीसरा है भूमि की उर्वरा शक्ति और जीवन निर्वाह के साधनों की सुविधा। इसके अंदर 4 पॉइंट हो गए, कृषि है, आखेट और लकड़ी काटना, पशुपालन, खान खोदना व उद्योग स्थापित करना, और चौथा है आवागमन के मार्गों की सुगमता, और 5वां है सामाजिक घटक। ये जो 5 पॉइंट हैं, इनके आधार पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित किया जाता है। अतः इन जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या इस प्रकार से करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इसका मैं PDF भी ग्रुप में डाल दूंगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो ये इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जिससे कि परीक्षा की टाइम पे याद करने में बहुत सहूलियत रहेगी, और ज़्यादा क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। परीक्षा की दृष्टि से जितना मैटर होना चाहिए वो मैंने तैयार किया है, बहुत पूरी मेहनत की है, तो इसका आपने पूरा फ़ायदा उठाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।